आज डेट है 1 जुलाई और आज वीकली एक्सपायरी थी। तो चलिए देखते हैं आज का डेटा और करते हैं शुरू आज का एनालिसिस और अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूचर इंडेक्स का डेटा। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट आज थोड़ा सा घटा है इंडेक्स फ्यूचर्स में। और अगर आप कल के मुकाबले बात करोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 क्वांटिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स आज लॉन्ग साइड पे आ चुका है, जो कि नेट कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप क्लाइंट का देखोगे तो अभी भी वो सेलिंग साइड है। सेलिंग साइड विद टोटल क्वांटिटी ऑफ अराउंड -10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ से एक्चुअली अभी फिलहाल आप नेट पोजीशन देखोगे तो काफी कुछ बदला नहीं है। जो डेटा वेडनेसडे का था वही डेटा आज जो डेटा मतलब ट्यूसडे एंड को था वही डेटा आज भी है, थर्सडे के एंड पे भी है। तो काफी उतना कुछ बदला नहीं है। इवन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर की बात करो या कोई और चीज की बात करो, उतना कुछ ज्यादा कुछ बदला नहीं है। सो वी आर अराउंड द सेम नंबर। एंड कमिंग टू इंडेक्स ऑप्शंस, तो इंडेक्स ऑप्शंस में आपको देखिए दोस्तों आज एक्सपायरी थी तो काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं कॉल और पुट साइड। और यहाँ पे मजे की बात, अभी यहाँ पे हमें जबकि मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं तो हमें ये वाला डेटा नहीं दिखना, इंट्राडे का डेटा नहीं दिखना, हमें जाना है नेट डेटा पे। नेट डेटा पे क्या दिख रहा है? नेट डेटा पे ये दिख रहा है कि इंडेक्स पुट 2.5 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स क्लाइंट ने राइट करे और वो कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किसने करे? प्रोज ने और एफआईआई ने। तो ऑलमोस्ट अराउंड प्रोज और एफआईआई ने मिलके सारा, और इवन डीआईआई ने भी, मतलब पुट किसी ने सेल पुट करी नहीं है, सब के सब पुट बाइंग साइड है। और एट द सेम टाइम पुट सेलिंग सिर्फ अकेले बंदे की है जो है क्लाइंट। दिस इज अ वेरी मच वन साइडेड डेटा। अगर मार्केट नीचे आती है तो द बिग प्लेयर्स हु आर ऑन द फ्यूचर जो बाय करके चल रहे हो तो हेज रहे, लेकिन ये बंदा तीनों ही सेंटिमेंट्स में फ्यूचर भी शॉर्ट कर रहा है। अब फ्यूचर तो शॉर्ट है, कॉल भी उतना ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कंपेयर टू दैट पुट भी लाइक हेवी क्वांटिटीज में शॉर्ट है। सो ये मैचअप नहीं कर रहा डेटा एक्चुअली अगर आप देखो तो। सो डीआईएस का अगर मैं दिखाऊं तो डीआईएस का उतना ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा कैश में ही रहता है। यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ पे उतना रिफ्लेक्ट नहीं करता ऑन ए डेली बेसिस। और एफआईएस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो अभी भी ये फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड है। कॉल अभी भी इनकी बनी हुई है, अच्छा खासा कॉल लॉन्ग में। देखिए आज एक्सपायरी होने के बावजूद भी दे आर हार्डली कितना ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट उतना ही इनका नेगेटिव में गया। और इनका पुट डेटा पुट जो भी इनका बाइंग था वो भी मतलब ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऐसे। तो मैं कहूंगा कि जो भी डेटा था वो इन्होंने रोल ओवर कर दिया। जो भी कॉल बाइंग था उन्होंने अगले एक्सपायरी में शिप दिया होगा, जो भी पुट बाइंग था वो भी अगले एक्सपायरी में शिप दिया होगा। तो सो इनका पोजीशन में उतना कुछ चेंज नहीं है, लेकिन प्रोज के डेटा में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। फिलहाल देखिए ये 1,22,000 क्वांटिटी से अभी 70,000 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट में आ चुके हैं। और जबकि कल तक इनका इंडेक्स लॉन्ग थोड़ा ज्यादा था, आज घट के सिर्फ 9,300 क्वांटिटी में है। लेकिन मजे की बात ये है कि अभी भी इंडेक्स फ्यूचर थोड़े बहुत लॉन्ग में है। तो हो सकता है अभी और कुछ दिन हमें निफ्टी साइडवेज ही दे सकती है, ज्यादा कुछ अपसाइड नहीं आएगा, ज्यादा कुछ डाउनसाइड नहीं आएगा। अगले कुछ दिनों के लिए और मतलब निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स देके स्टडीली इंक्रीज हो रहा है और इनका स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा स्टडीली डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट अभी 0 से 48,000 तक आ गए। तो ऑलमोस्ट अराउंड एक्सपायरी के बाद से चालू हुआ था इनका नेगेटिव में आना। तो ऑलमोस्ट अभी एक हफ्ते में ये लोग आ गए -48,000 पे, जिनको स्टॉक फ्यूचर्स में सारा कुछ ऑब्जर्व किया है हमारे क्लोज ने। सो क्लोज अगर ये कॉल एक शॉर्ट नहीं करते ना दोस्तों तो पक्का था कि मार्केट ऊपर की ओर उठेगा, जस्ट बिकॉज दे आर शॉर्ट
कॉल इन्होंने शॉर्ट कर करके मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. So only negative point and only hindrance which is restricting market from going further upside is the call shorting from pros. अगर ये लोग कॉल शॉर्ट नहीं करते, अगर ये कॉल शॉर्टिंग अगर ये क्लाइंट का ही होता तो वी कुड हैव, मतलब सारे रास्ते खुल जाते. यहाँ से इंडेक्स फिर से एक रैली अच्छा वाला पकड़ता. बस सिर्फ किसी एक दिन अगर एफआईआई ने बुरी तरीके से इनको अगर पटक दिया ना दोस्तों, जिस दिन इनके सारे कॉल रेटिंग, जब भी इनके सारे कॉल रेटिंग जो भी है, जिस भी दिन इनकी कॉल रेटिंग एफआईआई ने इनके ऊपर किसी एक दिन अगर एफआईआई पे भारी पड़ गया तो हमें बहुत अपसाइड पे बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हुए दिख सकते हैं. मतलब एक हेवी कॉल रेटिंग की, एक हेवी शॉर्ट रिकवरी की रैली हमें देखने मिल सकती है. द ओनली थिंग आज एक्सपायरी थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट ये नंबर अराउंड माय नेगेटिव 20,000 तक आए, तो उससे भी 50,000 प्रोडक्ट्स और भी पॉजिटिव में, मतलब और नेगेटिव गया हुआ है. तो दिस इज नॉट अ गुड साइन. मतलब अभी मार्केट को फिर से अपसाइड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. अपसाइड रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है फिर से रेंज में रखेंगे, वही 100-200 पॉइंट में खेलेंगे, 5900 15700. तो लेकिन जिस तरह से इन्होंने पुट बाइंग कर रखी है, तो दिस इज अ बिट रीजन टू वरी कि यहाँ पे पुट बाइंग कर रहे हो भाई, तो पुट शॉर्ट कौन कर रहा है क्लाइंट. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड बायस आ रहा है. तो इवेंचुअली भी हमें प्राइस एक्शन देखना है, लेवल्स पे काम करना है, लेवल्स पे ट्रेड लेना है, और हमें डेटा को भी साथ में ध्यान रखना है. अभी लेवल्स की बात करते हैं, चलिए आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ. तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है. तो ये देखिए, ये वाला आप देख रहे हो किस तरह से ये गिरा है. अभी फिलहाल ये 30 मिनट का चार्ट है. 30 मिनट के चार्ट में देखिए किस तरह से गिरावट आई है. और एट द सेम टाइम ये एक चार्ट दिखाना चाहूंगा जो कि डॉलर इंडेक्स का है. डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखिए किस तरह से ये मतलब चढ़ रहा है. पिछले कई दिनों से ये एक्चुअली डॉलर इंडेक्स चढ़ रहा था. तो इसके चलते क्या होता है ना, अ, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती है. डॉलर इंडेक्स, ये यूएस करेंसी का डॉलर इंडेक्स है. तो अगर ये बढ़ता है तो रुपी डिवैल्यूएट होता है. तो ये दिस इज अ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट. अगर रुपी डिवैल्यूएट होगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आएगी और मार्केट विल बी ऑन द स्लोअर साइड. लाइक मार्केट विल स्टार्ट, मतलब अंडर परफॉर्म करने चालू करेगी. अगर यहाँ पे, अगर ये यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स अगर ये नीचे की ओर जाता है, अगर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलती है, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस विल एक्चुअली, मतलब एक नेचुरल बूस्टर होगा जो कि हमारे मार्केट्स को और फर्दर अप ले जा सकती है. फिलहाल अभी ये देखिए एक ऑलमोस्ट अराउंड डबल टॉप का पैटर्न है. अगर यहाँ से गिर के नीचे आता है तो ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो देन इट वुड बी अ रीजन, बिग रीजन टू वरी फॉर निफ्टी, क्योंकि यहाँ से निफ्टी फिर नीचे की तरफ जा सकता है. सो दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच इज आल्सो अफेक्टिंग द निफ्टी मूवमेंट. सो एक्चुअल में इसके बारे में आज तक मैंने कभी बात नहीं किया था क्योंकि जरूरी नहीं था. लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना, देखिए किस तरह से ये मतलब मोमेंटम आ रहा है. तो इन स्पाइट ऑफ दिस हैवी मोमेंटम स्टिल हमारी निफ्टी नेगेटिव नहीं गई, एटलीस्ट होल्ड कर पा रही है. द लेवल्स 5900 टू 15700 में ऑसिलेट कर रहा है. ये देखिए पूरा जून का महीना ये बड़ा था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस बिग मूव निफ्टी स्टिल मैनेज टू होल्ड इट्स प्रीवियस लेवल्स. लाइक वही 1% 2% के आसपास कवर कर रहा है. एंड दिस इज अ वेरी गुड, मतलब निफ्टी से मैं कहूँगा एक अच्छा साइन कहूँगा. अगर किसी दिन ये डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने मिलती है, जो कि टेक्निकल से मुझे तो नहीं लग रहा कि गिरावट देखने मिलेगी, क्योंकि अगर यहीं पे अगर गिरावट देखना होता
तो ये कुछ और दिन के लिए ये साइडवेज होता जब तक कि 20 डे मूविंग एवरेज इसको छू नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से फिर से इमीडिएट अपवर्ड जर्नी इसने स्टार्ट करी है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस बार ये रुकेगा। शायद फिर से ये 93 तक चला भी जाए। तो इसके ड्यू इसका बस ऑलमोस्ट अराउंड इसका एक आधा परसेंट का भी मूवमेंट नहीं होगा ये। इवन 1% मूवमेंट इन दिस कैन डिस्टर्ब आवर मार्केट एंड कॉज निफ्टी टू स्लाइड डाउन विद, मतलब 2-3% की गिरावट लाने में ये इसका 1% मूव हमारे निफ्टी में 3-4% का मूव ला ही सकता है। क्योंकि क्योंकि करेंसी बहुत स्टेबल होता है दोस्तों, और करेंसी में मूवमेंट बहुत कम रहता है। सो यहाँ पे जिस तरह से अभी बैंड के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इसने, तो अगर यही चीज अगर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ तो वी कुड बी सीइंग Nifty at 5400 levels also in coming days. So a lot will depend on this particular thing, dollar index. तो यहाँ पे देखिए फिलहाल ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो उसी के साथ किस तरह से नेगेटिव कोरिलेशन करता है। द गुड थिंग इज जब ये पॉजिटिव में जाता है तो हमारे निफ्टी ने इट हैज मैनेज टू होल्ड द लेवल्स, सो इट हैज मैनेज टू सस्टेन। एंड वो एक्चुअली आई किस लिए, क्योंकि एफआई जो भी कैश में माल बेच रहे हैं ना, वो सारा कुछ हमारे डीआई अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो इफ यू कैन सी द डेटा हियर, अगर आप डेटा देख रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप डेटा देखिए, पिछले लगातार 18 जून से देखिए, 18 जून से लगातार डेटा है। मैं और थोड़ा इसको लिस्ट को लंबा कर देता हूँ। तो देखिए पिछले 17 जून के बाद से कंटिन्यूअसली डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, और उसको बेच कौन रहा है, एफआईएस बेच रहा है। अगर ये डीआईएस की बाइंग नहीं रहती ना दोस्तों, ओनली बिकॉज ऑफ द डीआईएस आर बाइंग इन कैश that the markets are sustaining at such high levels. अगर ये लोग बाई नहीं करते, अगर ये सारा कुछ जो भी इन्होंने माल बेचा है, अगर ये सारा कुछ रिटेलर खरीद के जाता इंस्टेड ऑफ डीआईएस, तो मार्केट का पक्का गिरना तय था। लेकिन डीआईएस के बाई करने के चलते मार्केट आर स्टिल सस्टेनिंग दोज लेवल्स, एंड स्टिल the market is finding difficulty in moving to higher levels now. So eventually markets still more days, इनको पूरा अपना जितना माल बेचना है बेच के निकल जाने तक मार्केट साइडवेज ही रहेगी। और वन मोर थिंग टू नोट डाउन ही, अगर मार्केट को नीचे आना ही है तो कॉल और पुट से ज्यादा यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर का जो भी डेटा है ये वाला, यहाँ पे हमें नेगेटिव बिल्डअप देखने मिलने चाहिए। मतलब क्लाइंट को बुलिश होना पड़ेगा, क्योंकि डीआई तो अभी फिलहाल इतना शॉर्ट करके बैठा है, और ये ऑन ए डेली बेसिस तो इनका मूवमेंट उतना है नहीं। तो ये लोग ऑलरेडी बाइंग साइड पे इंडेक्स फ्यूचर में, ये भी बाइंग साइड पे है। तो जब ये लोग इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग साइड पे है तो इंडेक्स गिर नहीं सकता। तो अगर इंडेक्स गिरेगा नहीं तो इंडेक्स चढ़ेगा भी नहीं। चढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि कॉल भी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। भले ही इनसे कई गुना ज्यादा इन्होंने कॉल लॉन्ग कर रखा है, लेकिन फिर भी ड्यू टू ग्लोबल क्यूज एंड अगर इन्होंने इतने सारे लॉन्ग कर भी रखे हैं, तो फिर भी ये लोग कैश में माल को बेच रहे हैं। समझ रहे हो आप? FIIs they are showing bullish data only in index futures and the index options, but their actual data in stock futures and cash is negative. So these guys are fooling us with by showing bullish position in index future, and actually they are into selling mode, क्योंकि कैश में लोग बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में लोग बेच रहे हैं, तो ये बेवकूफ बना रहे हैं। तो इनका भी स्टैंड एक्चुअली नेगेटिव साइड ही है, बस ये बेवकूफ बनाने के लिए ये वाला फ्यूचर का पोजीशन दिखा रखा है। प्रोस की अगर मैं बात करूं तो प्रोस ये एक्चुअली मार्केट के अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बाय शॉर्टिंग कॉल्स। So this is the reason why markets are not going to new highs, the highs which were expected, like we expected in May month. So वैसा highs हमें देखने नहीं मिल रहा, only because index call short करके चल रहे हैं। But on the downside नीचे भी नहीं गिर रहा, क्योंकि अगर नीचे भी चला जाता है तो
यहाँ पे नुकसान किसको होगा? ऑफकोर्स इन्होंने हेज कर रखा है, लेकिन जब तक इनका पूरा माल इनको ऊपर के लेवल पे बेच के जब तक इनको शॉर्ट साइड पोजीशन नहीं लेते, तब तक ये लोग मार्केट को गिराने भी नहीं वाले। हो सकता है पैनिक में 100-200 पॉइंट नीचे ले जाए, फिर से 600 700 600 500 का लेवल दिखा दे, लेकिन उससे नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है दोस्तों। वही 2-3% के रेंज में खेलेंगे लोग, 2-3 भी नहीं, 1-2% के रेंज में कहूंगा मैं। तो अभी कोई नए नए पोजीशन बनाने की आप मत सोचिए, जब तक मार्केट एक क्लियर डायरेक्शनल डेटा नहीं सामने आता, तब तक कोई पोजीशन बनाने की सलाह तो नहीं दूंगा। फिलहाल के लिए मार्केट अभी साइडवेज ही रहेगी और कुछ दिनों के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखने मिलेगा। कोई स्टॉक अगर अच्छा मतलब लेवल पे मिल रहा है तो अभी उसमें मोमेंटम आनी बाकी है, तो देख लीजिए। और सेक्टर वाइज रोटेशन चलता रहेगा, कभी एक सेक्टर परफॉर्म करेगा, अगले दिन दूसरा सेक्टर परफॉर्म करेगा। तो सेक्टर वाइज रोटेशन चलता रहेगा। हो सकता है किसी दिन आपको बैंक सेक्टर परफॉर्म करता हुआ दिखे और फार्मा सेक्टर डाउन हो, और किसी दिन फार्मा सेक्टर परफॉर्म करता दिखे, बैंक सेक्टर डाउन हो सकता है किसी दिन आपको मेटल सेक्टर परफॉर्म करता दिखे, मीडिया सेक्टर डाउन हो, या फिर मीडिया सेक्टर परफॉर्म करता दिखे, मेटल सेक्टर डाउन हो। तो सेक्टर वाइज रोटेशन चलता रहेगा। या फिर हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको अच्छी तेजी देखने मिले, लेकिन लार्ज कैप में देखोगे तो सारे बड़े बड़े स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी, ये सारे आपको निराश करते हुए दिखे। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत है दोस्तों। तो स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी गेम चालू है, लेकिन अगर आपको यहाँ से इस महीने के लिए अगर आपको मैं ट्रेड रिकमेंडेशन दूं, तो जबकि फ्रेश महीना चालू है, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी डेली एक एक स्टॉक लेके आऊंगा दोस्तों मैं। तो आज के लिए मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स में मुझे यहाँ से बहुत अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है। तो टाटा मोटर्स पे आपको ज्यादा नीचे की ओर नहीं जाना है दोस्तों। ये जो भी इसका लेवल है 343 का, तो 340 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। विथ 340, सॉरी, गो एट डेली। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, ये 338 का लेवल का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 338 लेवल का स्टॉप लॉस। और ये आज का क्लोजिंग जो भी है 344, यहाँ पे एंट्री। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड फ्रॉम हियर इन टाटा मोटर्स, क्योंकि ये ऑलरेडी अपवर्ड चैनल में है। किसी एक दिन ये फाइन वन डे जिस तरह से देखिए ये साइडवेज था एकदम ऐसे, और वन फाइन डे किस तरह से इसने चैनल को पकड़ा, तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे और एक बुलिश कैंडल बनी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग टाटा मोटर्स टू राइज इन कमिंग डेज, स्पेशली दिस मंथ। यहाँ से 10 ऑलमोस्ट आपका हार्डली 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है दोस्तों। ऑलमोस्ट 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से 10% ऊपर पकड़ लीजिए, 30-35 रुपीज ऑन द अपसाइड एंड ओनली 6-7 रुपीज ऑन द लोअर साइड। सो दिस इज अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ मैं टाटा मोटर्स से रिकमेंड करूंगा, और कल के लिए मैं देखूंगा और कुछ स्टॉक चुन के लाऊंगा। तो डेली एक एक ट्रेड में आपको मतलब पोजिशनल के लिए बताता रहूंगा। तो और आइडिया दोस्तों, जो कि मैंने पहले इसमें रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ से मुझे ऊपर के लेवल्स ऑलमोस्ट अराउंड 11-12 के लगते हैं। अगर ये लेवल्स निकल जाएंगे तो आगे चल के ये स्टॉक डबल होने की भी ताकत रखता है। तो सबसे अब यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझिए। आज भले ही ये 10% नीचे खुला था, तो आज मैं आइडिया की मतलब ये स्टॉक्स की साइकोलॉजी की बात करता हूँ मैं अभी। तो अगर इसे लोअर सर्किट मतलब अगर इसे गिरना ही था, तो भाई सिर्फ 10% क्यों ड्यूरिंग द डे, अब यहाँ तक ये लो गया था तो इसके नीचे जाना चाहिए था, यहाँ यहीं पे इसे क्लोजिंग आना चाहिए था। लेकिन यहाँ से आपने फिर से 8.5 के लेवल से ऑलमोस्ट अराउंड 5 to 7 टू 8% की अपसाइड फिर से यहाँ से डे लो से क्यों रिकवर करी है? क्या जरूरत थी इसे रिकवर करने की? So the thing was, this was created to actually create a panic। आपको ट्रेड से एग्जिट कराने के लिए ये मूव लाया गया है, ऐसा मेरा अनुमान है।
this is what my psychology, like this is what according to psychology I believe in, because such a huge volume, and जहां पे ये खुला था उसके ऊपर भले 0.05 रुपीज ऊपर बंद हुआ हो, लेकिन जहां पे खुला था उसके नीचे बंद नहीं हुआ और उसके ऊपर बंद हुआ, और ड्यूरिंग द डे जितना नीचे गया था ऑलमोस्ट ऑल उतना ही ये रिकवर कर गया आफ्टर गैप डाउन। सो ऐसा होता नहीं है दोस्तों, अगर इसको शेयर को गिरना होता है तो ऐसे स्टेप्स लेके नहीं गिरता है। एक बार आप गिरने लग गया तो आपको बेच के निकलने का मौका नहीं देता। तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई आइडिया गया यहाँ से, अ, मतलब देर इज नो चांस, नो हो कि अभी इसको बेच के निकल लो। सो अगर आपको बेच मतलब अगर आइडिया को गिरना ही होता तो आपको बेचने का मौका नहीं देता। दिस इज जस्ट अ पैनिक, यहाँ पे आप पैनिक में आओगे, भले ही यहाँ पे थोड़ा पूरा दिन साइडवेज रहा आइडिया, यहाँ पे आप पेशेंस भी कोई चीज होती है, पेशेंस में आपको लगेगा कि क्या भाई आइडिया कुछ बढ़ नहीं रहा, और ऊपर से एक ही दिन में 10%, कल फिर से कोई ऐसा कुछ होना, इसीलिए आप बेच के निकल जाओगे। सो यही एक साइकोलॉजी के साथ आइडिया यहाँ पे फियर क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए eventually just within the first 15 minutes the buyer emerged, and during the day it was kept almost sideways, and last में भी थोड़ा बहुत जो भी है वहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। so eventually मुझे लगता है ये आने वाले दिनों में फिर से ये जो भी पैनिक है इसको ये नेगेट करेगा, और आने वाले दिनों में फिर से ये ऊपर की राह ही पकड़ेगा। so I am still bullish with idea। so यहाँ इस सेक्टर में अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो बना सकता है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी यहाँ ऊपर के लेवल पे खरीद के बैठा है, जबकि मैंने दिया था ऑलमोस्ट अराउंड 8, इस वाले जोन के अंदर मैंने दिया था 8.5 से लेके ये 9 वाले जोन में, सो उसके नीचे आया नहीं है। सो इस जोन में जब मैंने दिया था तो फिलहाल अभी फिर से उस जोन में आया है। किसी ने अगर यहाँ पे रैली मिस कर दियो तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे कोई ले सकता है। तो और कोई अगर यहाँ पे एडिशनल ऐड करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन एडिशनली अगर कोई यहाँ पे ऐड करना चाहता है तो एक बात पे ध्यान करिए कि अगर ये आइडिया किसी दिन अपने आज के हाई को ब्रेक करता है, तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर हाई को ब्रेक करता है तभी जाके आपको, जिसने भी यहाँ पे खरीदा है तो आप तभी आप और थोड़े क्वांटिटीज ऐड कीजिए, और जिसने कोई मतलब पहला यहाँ पे मिस कर दिया हो ट्रेंड, जिसने भी यहाँ पे मिस कर दिया हो वो फ्रेश बाइंग यहाँ पे बिंदास कर सकता है। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इस वाले जोन में आप बाई कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस 8 के नीचे लगाना है, बिलो 8 रुपीज। सो मैंने एक स्टॉक मतलब जो रिकमेंड किया था वो आज 10% नीचे गया था, तो उसके बारे में भी मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी, एक नया ट्रेड भी बताया टाटा मोटर्स का, और हमने निफ्टी के बारे में भी बात की, कैश डेटा के बारे में भी बात की हमने। तो कैश का डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 1200 करोड़ का एफआईआई ने सेलिंग करा है, और 800 करोड़ का बाइंग, ऑलमोस्ट 900 करोड़ का बाइंग डीआईएस ने करा है। तो बाकी का 300 करोड़ का बाइंग किसने करा है, वो करा है रिटेलर ने। सो दिस इज द डेटा एट द एंड टुडे। सो मार्केट कल के दिन भी थोड़ा साइडवेज ही रहेगा, साइडवेज टू बेरिश ही रहेगा। फोर्थ स्ट्रेट डे मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। तो यूजुअली ऐसे केस में क्या होता है ना, अगर आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट अगर आप डेली बेसिस पे देखोगे तो 4 straight days this has gone down, down, down and down. So it is very much possible that you might see Nifty suddenly bouncing back up with such a high speed. It might happen जैसे ही अगर ये लोअर बैंड को टच करता है तभी उसके अगले दिन की पॉसिबिलिटी है। तो हमें सिर्फ अभी फिलहाल ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें यही एक्सपेक्ट करना है कि इसको नीचे वाले बैंड को छूने देना है। छूने के बाद रिवर्सल, यहाँ पे इस बैंड को छूने के बाद रिवर्सल का साइंस देखना है।
रिवर्सल का साइन अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो तब जाके आप फिर से बाइंग पोजीशन में आइए। तो मतलब दिस इज अ वेरी नैरो रेंज 15620 to 15900। इन दिस 300 रेंज नाउ यू कैन लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे आएगा बाई कर लीजिए, ऊपर जाएगा सेल कर लीजिए। लेकिन डेटा के साथ रिवर्सल साइन फ्रॉम द प्राइस सेक्शन आने के बाद बिना रिवर्सल साइन आप अगर ट्रेड में जाओगे तो फंसोगे। तो बेस्ट चीज है आपको आवरली टाइम फ्रेम में जाके आवरली टाइम फ्रेम पे देखना है। आवरली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से लेवल स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन डिसाइड योर ट्रेड्स व्हेन टू टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन द आवरली कैंडल। तो हफ्ते भर के लिए आप वेट कर सकते हो। अगर सपोर्ट के पास है तो मे बी इन अ वीक इट विल गो टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस के पास है तो मे बी इन अ वीक इट विल गो टू अगेन टू द सपोर्ट। लेकिन आप कहीं पे बीच में कूद जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस भी फंड नहीं है, आपका टारगेट भी फंड नहीं है। थोड़ा मार्केट फेक मूव देगा तो आपको बाहर कर देगा। तो आपको वो सब चीज अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए उम्मीद करता हूँ जो भी टॉपिक्स कवर करने चाहिए थे इम्पोर्टेंट थे वो सारे कुछ मैंने कवर कर दिया है। फिलहाल आज ऑप्शन चेन की डेटा के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि आज फिलहाल एक्सपायरी है। तो एक्चुअल बिल्डअप जो होगी वो कल के दिन हमें और क्लियरली पता चलेगा। तो कल के डेटा के लिए वेट करेंगे। कल के डेटा के बाद हम ऑप्शन चेन करेंगे, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। तो तब तक के लिए हम ऑप्शन चेन अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, शायद उसके कुछ काम आ जाए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।